हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एजुकेशन फॉर जो पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसमें हम लोग सार्जेंट योजना 1944 को पढ़ेंगे कि जो सार्जेंट प्लान जो आया था इसमें शिक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें कही गई थी। और आज का जो कोर्स होगा वो थोड़ा बड़ा होगा और इसमें मतलब सारी चीज़ों को हम लोग आज पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने सैडलर आयोग को पढ़ा, तो उसमें भी शिक्षा के लिए देखिए प्राथमिक है ना, देसी पूर्व हाँ, देसी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बारे में पढ़ा। फिर हॉटॉक समिति को हम लोगों ने पढ़ा जिसमें अपव्यय और उधन पे ज़्यादा फोकस किया गया है ना। तो आज हम लोग सार्जेंट योजना को पढ़ेंगे कि जो 1944 का जो ये सार्जेंट प्लान था इसमें क्या क्या कहा गया। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्य देशों में विकास का कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसके पश्चात क्या हुआ कि अन्य देशों में कार्यक्रम मतलब विकास के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए। तो इस तरह से भारत में भी विकास के लिए कदम उठाए गए। इस योजनाओं में शिक्षा को भी स्थान मिला, यानी कि विभिन्न तरीके के जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे थे तो उस पर शिक्षा पे भी ध्यान गया। इसी उद्देश्य से गवर्नर जनरल की प्रबंधकारिणी काउंसिल की पुनर्निर्माण समिति ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को भारत में शिक्षा के विकास के लिए योजना तैयार करने को कहा। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से जो ब्रिटिश सरकार यहाँ पे शासन तो कर ही रही थी है ना, तो उसमें क्या था, गवर्नर जनरल की जो प्रबंधकारिणी जो काउंसिल थी, जो परिषद थी, वो मतलब वो क्या था, पुनर्निर्माण समिति है ना, यानी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार को क्या करती है, भारत को शिक्षा के विकास के लिए योजना तैयार करने के लिए क्या कहती है किसको, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को। ठीक है, उस वक्त अंग्रेज सरकारी उस अंग्रेज अधिकारी जो थे वो सर जॉन सार्जेंट थे और ब्रिटिश भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त थे। ठीक है, यानी जो सर जॉन सार्जेंट थे ये ब्रिटिश भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर जॉन सार्जेंट को शिक्षा पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो ये जो सर जॉन सार्जेंट थे, तो हालांकि ये उस वक्त क्या थे कि अंग्रेज अधिकारी थे, यानी कि जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड था तो उसमें एक अधिकारी के पद पर क्या थे, नियुक्त थे। तो इनको ये जिम्मेदारी दी गई, ठीक है, कि इसका एक रिपोर्ट तैयार करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने 22 सदस्यों के साथ एक जांच समिति का गठन किया। ठीक है, यानी उस समय जो शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित किया जा रहा था तो उस समय जो सरकार थी वो 22 सदस्यों के लिए क्या करती है, एक जांच समिति का गठन करती है। समिति की रिपोर्ट 1944 केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, को सौंपी गई थी। ठीक है, सौंपी गई। बोर्ड ने इसे स्वीकार भी कर लिया, यानी कि जो ये समिति बनाई गई 22 सदस्यों की, तो ये कहीं ना कहीं क्या था कि जो जिम्मेदारी बोर्ड को सौंपी गई, बोर्ड ने क्या किया, इसको स्वीकार भी कर लिया। आगे देखते हैं। इस योजना को सर्वेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन के रूप में भी जाना जाता है, यानी इस योजना को एक और नाम से जानते हैं, सर्वेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन के रूप में। ठीक है, इसके अलावा इसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा रिपोर्ट, ठीक है, और भारत के युद्ध के बाद शैक्षिक पुनर्निर्माण की योजना के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ये सारी चीजें हुई थी। तो जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, मतलब द्वारा जो रिपोर्ट है, तो उसको क्या मतलब शैक्षिक पुनर्निर्माण की योजना के रूप में भी मतलब देखा जाता है या जाना जाता है इसको, इस नाम से भी। अतः इस योजना को सार्जेंट प्लान 1944 के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यानी इसको सर्वेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा रिपोर्ट, ठीक है, और भारत में युद्ध के बाद शैक्षिक पुनर्निर्माण की योजना और सार्जेंट प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सार्जेंट प्लान 1944। ठीक, और यह कार्य सर जॉन सार्जेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इन्हीं के नाम पर इसको सर जॉन सार्जेंट योजना 1944 कहते हैं। देखिए आगे क्या है। इस योजना का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह भारत में शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय प्रणाली विकसित करने का पहला प्रयास था। ठीक है ना, यह भारत में शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए एक पूर्ण शैक्षिक योजना थी। यह भारत में सभी वर्गों के लोगों के लिए लगभग
सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है। यानी जो यह प्लान बनाया गया था 1944 सार्जेंट का, इसमें अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि जो शिक्षा के लिए है, शिक्षा के लिए जो प्लान इसमें बनाया गया, जो योजना तैयार की गई, वो देखेंगे कि हर एक पहलू पर ये फोकस करता है। ठीक है, तो यह पहली रिपोर्ट थी जो हमारे देश में उस समय की शिक्षा की व्यापक तस्वीर पेश करती है। यानी कि यह एक ऐसी पहली रिपोर्ट थी जिसने कि जो शिक्षा है, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों पर मतलब फोकस करती है, किस किस क्षेत्र में शिक्षा दी जानी चाहिए। इस योजना का उद्देश्य भारत को 40 वर्षों के अंदर पूर्णतः साक्षर बनाना था। ठीक है, यानी इस योजना का उद्देश्य क्या था कि 40 वर्ष के अंदर पूर्णतः क्या करना है, इसको साक्षर बनाना है। ठीक है, अब 40 मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो ब्रिटिश सरकार थी तो वो ये सोच रही थी कि हमको इंग्लैंड के जैसा भारत को भी मतलब यहाँ पे 40 वर्षों के अंदर पूरी तरीके से साक्षर यानी सुव्यवस्थित तरीके से बना देना है कि यहाँ पे शिक्षा और यहाँ के जो लोग हैं ऐसे मतलब जैसे इंग्लैंड में लोग शिक्षित हैं वैसे ही यहाँ पे भी लोग शिक्षित हो जाए। ठीक है, आगे देखिए क्या है, सार्जेंट योजना 1944 के प्रमुख सुझाव या सिफारिशें। अब सुझाव या सिफारिशें क्या है, पढ़ते हैं इसको। पहला है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए, ठीक है, दूसरा है बेसिक शिक्षा के लिए, तीसरा हाई स्कूल के लिए, और चौथा है विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए। ठीक है, फिर पांचवा है तकनीकी शिक्षा के लिए, छठवां है वयस्क शिक्षा के लिए, फिर नेक्स्ट है अध्यापकों का प्रशिक्षण, फिर उसके बाद नेक्स्ट है विकलांगों की शिक्षा, लास्ट में आता है छात्रों का स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये सारे जो इस क्षेत्र में जो फोकस किया गया था सार्जेंट योजना में, जो सार्जेंट योजना ने इन सारी चीजों को लिया, उसको अभी हम लोग आगे ये डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें कही गई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा में क्या कहा गया, इसको पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा योजना की सफलता के लिए नर्सरी स्कूलों के रूप में प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा योजना की जो सफलता हमको अगर चाहिए तो नर्सरी स्कूलों में क्या करना है, प्राथमिक शिक्षा के लिए मतलब प्रावधान किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो मतलब हमें अगर सफलता चाहिए तो हमें नर्सरी स्कूलों और प्राथमिक शिक्षा में क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे सुधार करना चाहिए कि जिससे कि शिक्षा में मतलब एक नवीनता आए और शिक्षा एक प्रभावी हो शिक्षण कार्य। ठीक है, आगे देखिए क्या, इन स्कूलों में 3 से 6 साल तक के बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। यानी जो ये नर्सरी स्कूल है, जो प्राथमिक शिक्षा है, इसमें 3 से 6 साल के बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। आगे क्या है, नर्सरी स्कूलों को ग्रामीण क्षेत्रों में जूनियर बेसिक स्कूलों से जोड़ा जा सकता है। यानी जो नर्सरी स्कूल है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना है, जूनियर बेसिक स्कूलों से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, किसको, नर्सरी स्कूलों को ग्रामीण क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों से। ठीक है, आगे देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल सही, यानी मुक्त शिक्षा का उस समय भी बात हो रहा था कि जो बच्चा प्राथमिक स्कूल में जो शिक्षा दिया जाए वो क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है, शहरी क्षेत्रों में जहाँ पर्याप्त संख्या में बच्चे हैं नर्सरी स्कूलों का अलग व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जहाँ पे बच्चों की संख्या ज्यादा है शहरी क्षेत्रों में, वहाँ पे नर्सरी स्कूलों की व्यवस्था अलग से होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, बुनियादी, दूसरा जो पॉइंट बुनियादी बेसिक या प्राथमिक शिक्षा। इसमें क्या है, बेसिक स्कूलों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। पहला क्या है, जूनियर बेसिक स्कूल, दूसरा क्या है, सीनियर बेसिक स्कूल। ठीक है, तो जो बुनियादी शिक्षा जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, जो गांधी जी के द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा, है ना, तो इसमें बुनियादी शिक्षा देखिए सार्जेंट योजना में भी बात की गई थी कि इसके अंतर्गत जूनियर और सीनियर जो बेसिक स्कूल है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जूनियर बेसिक स्टेज 6 से 11 साल की उम्र से होनी चाहिए और इन स्कूलों में शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, जूनियर बेसिक जो स्टेज है वो क्या होना चाहिए, 6 से 11 साल के बच्चों के लिए होना चाहिए और ये अनिवार्य होना चाहिए। सीनियर बेसिक स्कूल में क्या है, 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जूनियर बेसिक स्कूलों में 30 छात्रों के लिए 1 शिक्षक होना चाहिए। वरिष्ठ बेसिक स्कूलों में प्रत्येक 25 छात्रों के लिए 1 शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, यानी जूनियर में 30 छात्रों के लिए 1 शिक्षक होना चाहिए और जो सीनियर बेसिक स्कूल है, ठीक है, उसमें क्या है, 25 छात्रों के लिए 1 शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है,
तो यानी कि देखिए, इसमें बुनियादी या बेसिक शिक्षा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा, तो इसमें 1 to 5 क्लास भी आएगा, 6 to 8 भी आएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाहरी परीक्षा की बजाय आंतरिक परीक्षाएं होनी चाहिए। पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। यानी कि जो बाहरी परीक्षाएं होती हैं, तो एक होता है ना कि जैसे इंटरनल एग्जाम ना हो और वैसे ही वार्षिक एग्जाम करा दिया जाए। तो इसमें क्या रखा गया है कि जो बाह्य परीक्षा तो होती है, बट आंतरिक परीक्षाएं भी कुछ ऐसी कराई जानी चाहिए और उसका प्रमाण पत्र भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है, बेसिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। इन्होंने सार्वजनिक प्लान में भी कह दिया गया कि बेसिक शिक्षा क्या होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जूनियर स्कूल में अंग्रेजी को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने सीधे कह दिया सार्वजनिक प्लान में कि जो मातृभाषा से अगर बालक पढ़ेगा तो उसे जल्दी समझ में आएगा। इसीलिए इसमें कहा गया कि जूनियर में क्या है, अंग्रेजी भाषा को पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए, यानी शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए हाई स्कूल शिक्षा। हाई स्कूल शिक्षा में क्या है कि हाई स्कूल शिक्षा 11 से 17 वर्ष के बालक और बालिकाओं के लिए 6 वर्ष का पाठ्यक्रम बनाया गया या बनाया जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है, 11 से कम आयु के बच्चे हाई स्कूल में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। यानी जो 11 वर्ष से कम के आयु के अगर बच्चे हैं तो उनको हाई स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। आगे देखिए क्या, हाई स्कूल को इन्होंने 2 प्रकार में बांटा, साहित्यिक हाई स्कूल, तकनीकी हाई स्कूल। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि 2 प्रकार के हाई स्कूल में मातृभाषा अंग्रेजी आधुनिक भाषा है। भारत व विश्व का इतिहास, भारत व विश्व का भूगोल, गणित, विज्ञान, संगीत, अर्थशास्त्र आदि की शिक्षा समान रूप से दी जानी चाहिए। यानी जो दोनों प्रकार के साहित्यिक और तकनीकी हाई स्कूल को बनाया गया, बांटा गया 2 प्रकार के, तो इसमें ये सारे विषय होने चाहिए दोनों में। ठीक है, आगे क्या है, तकनीकी हाई स्कूल में धातु कला, ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग, अकाउंटिंग, फिर व्यापार पद्धति, टाइपराइटिंग आदि विषय को शामिल करनी चाहिए। ठीक है, तो जो तकनीकी हाई स्कूल है इसमें देखिए धातु कला भी होना चाहिए, अकाउंटिंग भी होना चाहिए, ड्राइंग भी होना चाहिए, व्यापार पद्धति भी होना चाहिए, टाइप राइटिंग भी होनी चाहिए। मतलब ये सारे विषय तकनीकी शिक्षा में होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। अंग्रेजी को इन्होंने यहाँ पर अनिवार्य कर दिया कि जो भी हाई स्कूल में आएंगे उनको अंग्रेजी पढ़ना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखिए, गरीब बच्चों की में छात्रवृत्ति दी जाए। शुल्क के रूप में 50% बालकों की शिक्षा निःशुल्क हो। यानी शुल्क रूप में जो गरीब बच्चे हैं, छात्र हैं, उनका 50% क्या होना चाहिए, शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए, तथा 50% बालकों से शुल्क लिया जाए। यानी कि जो बच्चे गरीब हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो उनकी शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए, और जो बच्चे सक्षम हैं उनसे 50% बालकों से शुल्क लिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, एक शिक्षक पर 20 छात्र होने चाहिए। यानी कि हाई स्कूल में एक शिक्षक पर कितने बच्चे होने चाहिए, 20 छात्र होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट, विद्यालय शिक्षा। विद्यालय शिक्षा में क्या कहा गया है, स्नातक उपाधि प्राप्त करने की अवधि 3 वर्ष की होनी चाहिए। इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर देना चाहिए। इसमें यानी कि क्या हुआ, इंटरमीडिएट को पहले तो बात की जा रही थी कि है ना, पहले की शिक्षा में क्या था कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, जो अभी हम लोगों ने सैडलर वगैरह पढ़ा, लेकिन इसमें सार्जेंट में क्या कहा गया कि इंटरमीडिएट को हटा देना चाहिए। आगे देखिए क्या है, 11वीं कक्षा को हाई स्कूल में तथा 12वीं को विश्वविद्यालय से जोड़ देना चाहिए। 11वीं को इन्होंने कहा कि हाई स्कूल में जोड़ दें और 12वीं को विश्वविद्यालय में जोड़ दें। ठीक है, आगे क्या है, विश्वविद्यालय में प्रवेश का नियम बहुत कठोर कर देना चाहिए, ताकि शिक्षा में क्या हो, गुणवत्ता आए और इसके लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो। ठीक है, चलिए समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां है तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में क्या है, देखिए, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा पूर्णकालीन और अल्पकालीन दोनों तरह का होना चाहिए। जो व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा वो क्या होना चाहिए, दोनों तरीके से होना चाहिए। एक तो पूर्णकालीन भी होना चाहिए और दूसरा अल्पकालीन भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, इन संस्थाओं में मुख्य अधिकारी व अनुसंधानकर्ता, कुशल शिल्पकार, अर्धकुशल व अकुशल श्रमिक, साधारण अधिकारी और कार्यकर्ताओं का होना जरूरी था। ठीक है, यानी कि ये जो तकनीकी शिक्षा दिया जाए तो इसमें ये सारे जो व्यक्ति हैं इनका होना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रौढ़ शिक्षा एवं वयस्क शिक्षा जो 6वां पॉइंट है। ज्यादा वैसे नहीं है, इस पॉइंट को थोड़ा आप लोग समझते जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट इसमें कई सारे हैं, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी बता भी रही हूँ ताकि आपका समय भी ये हो जाए और आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा यानी वयस्क शिक्षा, तो इसमें क्या कहा है, सार्जेंट प्लान में क्या कहा गया, वयस्क शिक्षा की अवधि कम से कम 1 वर्ष की हो। ठीक है। और आगे क्या है, 10 से 40 वर्ष के वयस्कों के लिए यह निर्धारित की गई, यानी कि यह शिक्षा क्या होना चाहिए, 1 वर्ष का होना चाहिए और 10 से 40 वर्ष के वयस्कों के लिए निर्धारित किया गया। आगे क्या है, पाठ्यक्रम में अंकगणित, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषय होना चाहिए, यानी कि जो इनको शिक्षा दिया जाए उसमें अंकगणित भी हो, भूगोल भी हो, इतिहास और अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र भी होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वयस्क शिक्षा को रोचक बनाने के लिए सिनेमा, नृत्य, अभिनय आदि कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए, यानी कि सिनेमा भी हो, अभिनय हो, मतलब नाटक हो, कुछ ऐसे है ना, और कुछ ऐसे प्रोग्राम का आयोजन होना चाहिए जिससे कि इनको जो शिक्षा है वो रोचक लगे। ठीक है। जैसे कुछ ऐसे मान लीजिए नुक्कड़ नाटक हो गया, कुछ ऐसे नृत्य हो गया, कुछ ऐसे अभिनय या रोल हो गया, तो बहुत सारी चीजें। आगे क्या है, पुरुषों, स्त्रियों, बालकों व युवतियों के लिए अलग अलग विद्यालय होने चाहिए, यानी वह शिक्षा 10 से 40 वर्ष होना चाहिए जैसा हम लोगों ने पढ़ा। तो इसमें क्या है कि बालक को के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, स्त्रियों और युवतियों के लिए अलग अलग व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, अध्यापकों का प्रशिक्षण। अध्यापकों के प्रशिक्षण में क्या है कि पहला है बड़ी संख्या व अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण। ठीक है। मतलब बड़ी संख्या में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हो। ठीक है। तो यानी बड़ी संख्या में क्या करना है, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए, इसके लिए निःशुल्क संस्थान होनी चाहिए। आगे क्या है, योग्य व्यक्ति शिक्षा की तरह आकृष्ट हो, इसके लिए वेतन में वृद्धि करनी चाहिए, यानी कि जो पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति हैं तो उनकी वेतन अच्छी होनी चाहिए, मतलब उनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, तभी वो शिक्षा की तरफ क्या हो, आकृष्ट होंगे। ठीक है। ऐसा मतलब सार्जेंट प्लान में कहा गया। आगे देखिए क्या है, 3 तरह के प्रशिक्षण संस्थान होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए, पहला पूर्व माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए, दूसरा जूनियर व सीनियर बेसिक स्कूलों के लिए, ठीक है, तीसरा है हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए, यानी कि इसमें 3 तरह के प्रशिक्षण होने चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक। आगे देखिए क्या है, 8वां विकलांगों की शिक्षा। अब विकलांगों की शिक्षा यानी अभी तक जितना भी हम लोगों ने एक्ट पढ़ा, या कह लीजिए अभी सैडलर आयोग को हम लोगों ने पढ़ा, या हरटॉक को पढ़ा, हरटॉक समिति, तो किसी पे विकलांग पे फोकस नहीं किया गया था। बट सार्जेंट जो प्लान है, सार्जेंट प्लान में कहीं ना कहीं इसमें भी आपका फोकस किया गया कि विकलांगों को शिक्षा कैसे दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कहा गया, विकलांग छात्रों के लिए विशिष्ट स्कूल की स्थापना होनी चाहिए, यानी जो विकलांग बच्चे हैं उनके स्पेशलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, जो विशेष प्रकार का डिमांड रखते हैं, जिनको विशेष आवश्यकता है, तो उनके डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए क्या होना चाहिए, स्कूल की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा इस सार्जेंट प्लान में कहा गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, लास्ट पॉइंट है 9वां, छात्रों का स्वास्थ्य। देखिए छात्रों के स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया कि छात्रों की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, मतलब छात्र जो हैं उनके देखभाल की व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल में। आगे क्या है, 6, 11, 14 वर्ष की आयु। ठीक है, क्या है, 1 मिनट, ठीक है, चलिए 6, 11, 14 वर्ष की आयु में छात्रों के स्वास्थ्य का निरीक्षण किया जाना चाहिए, यानी कि 6, 11, 14 वर्ष की जो आयु है इसमें छात्रों का निरीक्षण होना चाहिए। आगे क्या है, छात्रों के मनोरंजन व सामाजिक कार्यों का समायोजन भी होना चाहिए, जो छात्रों का मनोरंजन भी होना चाहिए और उनका सामाजिक कार्यों का संयोजन भी होना चाहिए, मतलब किस प्रकार से छात्र को मनोरंजित किया जाए, क्या क्या प्रोग्राम, मतलब क्या क्या इवेंट करा सकते हैं, क्या क्या जो मनोरंजन से रिलेटेड कार्यक्रम है वो हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें जो कि कराया जाए और सामाजिक कार्यों का संयोजन भी होना चाहिए, ये मतलब ठीक है। तो इन सारी चीजों पे, इन सारे पॉइंट पे फोकस किया गया, किसका, सार्जेंट प्लान का। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब देखिए, इसके अगर गुण की बात करें और दोष की बात करें, तो गुण में तो ये सारी चीजें जो इन्होंने सुझाव में दिया, इसको तो हम लोग समझ ही गए कि इन्होंने निःशुल्क शिक्षा पे ध्यान दिया, गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए, है ना, विकलांग बच्चों के लिए होना चाहिए, छात्रों के स्वास्थ्य पे इन्होंने ध्यान दिया, और तकनीकी शिक्षा पे ध्यान दिया, अध्यापक का प्रशिक्षण मुक्त होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजों पे इन्होंने ध्यान दिया जो इनकी क्वालिटी रही, मतलब इनकी मेरिट्स रही। और अगर इनके दोष की बात करें, तो दोष में देखिए क्या है कि इनका जो प्लान बनाया गया सार्जेंट में, तो इसमें दोष में कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिली कि इसमें तो पहली बात तो मौलिकता की कमी रही, है ना। दूसरी चीज ये रही कि इसमें जैसा कि सर जॉन जो सार्जेंट थे, तो इनका ये सोचना था कि यहाँ पे शिक्षा को इंग्लैंड जैसा किया जाए। तो इंग्लैंड और भारत जो कंट्री देश है, तो इसमें कहीं ना कहीं विभिन्नता तो है ही, है ना। तो इसमें जैसे वो डेवलप कंट्री और यहाँ की जो सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति है, और वहाँ की जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, दोनों में अंतर। तो ये चीजें जो ये प्लान बनाया गया था, ये उतना मतलब खर्चीला था, उतना यहाँ पे संभव नहीं हो पाया, यानी कि सही तरीके से नहीं चल पाया। दूसरा इसमें कमी, अगर दोष की बात करें, तो सार्जेंट में बहुत सारी चीजों पे फोकस तो किया गया, लेकिन जो ग्रामीण शिक्षा है, मतलब ग्रामीण में जो रहते हैं बालक, उनको शिक्षा कैसे दिया जाए, तो ग्रामीण शिक्षा पे इन्होंने मतलब फोकस नहीं किया। और दूसरी चीज कि इनका जो प्लान रहा, तो प्लान में इन्होंने बहुत सारी चीजों को तो कहा, लेकिन मतलब भारत में वो चीजें हो पाना मुश्किल था। और इनका पूरा प्लान ये था कि 40 वर्ष के अंदर ही हमको भारत को इंग्लैंड जैसा बना देना है, यहाँ पे लोगों को साक्षर कर देना है, लेकिन ये चीजें हो नहीं पाई। ठीक है, तो ये इसके कुछ दोष भी रहे। चलिए ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ेंगे, और ठीक है, अगले वीडियो में ध्यान दीजिएगा, सार्जेंट प्लान 1944 है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? सर जॉन सार्जेंट। ठीक है, मतलब उन्हीं के नाम पर इसको जाना भी जाता है। तो चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।